नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान। मुंबई बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कृषि विभाग को मिले नए मानचित्रक, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले नकल विरोधी कानून का है परिणाम, भर्ती प्रक्रिया में आई पारदर्शिता। सात जिलों में एक साथ हुई आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जांच, सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर हुई मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने की मॉनिटरिंग। देहरादून में संदिग्ध आतंकी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान भेज रहा था सैन्य संस्थाओं की लोकेशन, सोशल मीडिया पर दे रहा था देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम। देहरादून में सीएम धामी ने शासकीय आवास पर कृषि विभाग के अंतर्गत मानचित्रक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त नकल विरोधी कानून का परिणाम है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है, जिससे युवाओं का विश्वास और मनोबल मजबूत हुआ है। 2027 से पहले सीएम धामी सरकार सभी घोषणाओं को पूरा करने में जुट गई है। कई योजनाओं को जहां धरातल पर उतारा गया है, तो कई ऐसी भी हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है। क्या है घोषणाओं को लेकर धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दोनों कार्यकाल में करीब 5 सालों में जितनी भी घोषणाएं की हैं, उनमें ज्यादातर घोषणाओं को तो पूरा कर लिया गया है या फिर उनमें काम किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 से 9 अप्रैल 2026 तक सीएम ने कुल 3,980 घोषणाएं की हैं, जिनमें से 2,535 यानी 64% के शासनादेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि 982 घोषणाओं पर काम किया जा रहा है। इन घोषणाओं में 399 ऐसी भी है जो अब भी अधूरी है, लेकिन इसको लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक शुरू कर दी है और प्रदेश की सभी विधानसभाओं के विकास कार्यों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। घोषणाओं को धरातल पर उतारने के मामले में लोक निर्माण विभाग का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। प्रमुख विभागों की स्थिति की बात करें तो पीडब्ल्यूडी 816 घोषणाओं में से 679 के शासनादेश जारी, 122 में कार्रवाई जारी, 15 अधूरी, 83% सफलता। समाज कल्याण विभाग 93 में से 70 के शासनादेश जारी, 20 अधूरी यानी 75% सफलता। संस्कृति विभाग 114 में से 84 के शासनादेश जारी, 122 में कार्रवाई जारी और 15 अधूरी यानी 73% सफलता। शहरी विकास 303 में से 220 घोषणाएं पूरी, 122 में कार्रवाई जारी और 15 अधूरी यानी 72% सफलता। ग्रामीण निर्माण विभाग 46 घोषणाओं में से 33 पर शासनादेश जारी, 1 में कार्रवाई जारी और 12 अधूरी यानी 71% सफलता। उच्च शिक्षा विभाग 91 घोषणाओं में से 64 पर शासनादेश जारी, 14 में कार्रवाई जारी और 12 अधूरी यानी 70% सफलता। सिंचाई विभाग 412 घोषणाओं में से 267 पर शासनादेश जारी, 122 में कार्रवाई जारी और 15 अधूरी यानी 64% सफलता। तो कई ऐसे विभाग भी हैं जिनकी रफ्तार धीमी है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों में घोषणाओं के सापेक्ष शासनादेश जारी होने की दर अब भी 50% से कम है। जिन विभागों में रफ्तार धीमी है उनमें सहकारिता विभाग 4 घोषणाओं में से केवल 1 के शासनादेश जारी, 25% सफलता। युवा कल्याण 118 घोषणाओं में से केवल 35 के शासनादेश जारी यानी 29% सफलता। पर्यटन विभाग 200 में से मात्र 76 के शासनादेश जारी यानी 38% सफलता। चिकित्सा स्वास्थ्य 116 में से 52 पर काम हुआ है, 44% सफलता। सूचना प्रौद्योगिकी 15 घोषणाओं में से केवल 1 का शासनादेश जारी, मात्र 6% सफलता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल के दौरान 4 जुलाई 2021 से 9 अप्रैल 2026 तक कुल 30,980 घोषणाएं की है, जिनमें से 2,535 पर शासनादेश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा 982 घोषणाओं पर काम तेजी से किया जा रहा है, जबकि 399 घोषणाएं अब भी अधूरी है। वहीं 64 घोषणाएं ऐसी है जो आंशिक रूप से पूरी की जा रही है। विभागों के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा 816 घोषणाएं लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, जो योजनाओं को पूरा करने में सबसे आगे है।
शिक्षा एवं समाज कल्याण विद्यालय शिक्षा में 173 में से 106 यानी 61% और समाज कल्याण में 93 में से 70 घोषणाएं धरातल पर उतरी हैं। ऊर्जा एवं पेयजल ऊर्जा विभाग ने 50 में से 30 यानी 60% और पेयजल विभाग ने 163 में से 97 का लक्ष्य प्राप्त किया है। महिला सशक्तिकरण इस विभाग में 19 घोषणाओं में से 14 के शासनादेश जारी हो चुके हैं। शून्य प्रगति वाले विभाग जलागम विकास विभाग की 2 घोषणाओं में से अभी एक पर शासनादेश जारी नहीं हुआ है। घोषणाओं की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री राहत कोष और सूक्ष्म लघु उद्योग जैसे विभागों ने अपनी सभी घोषणाएं 100% के शासनादेश जारी कर दिए हैं। वहीं गृह विभाग ने 93 घोषणाओं में से 63 पर काम शुरू कर दिया है। कृषि एवं कृषक कल्याण की 33 में से 21 घोषणाएं पूरी हुई हैं। यानी मुख्यमंत्री धामी ने 5 साल में जितनी भी घोषणाएं की है उनमें से ज्यादातर घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है और बाकी घोषणाओं को लेकर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एनडीएमए और यूएसडीएमए ने राज्य के 7 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में एक साथ मॉक ड्रिल की गई। राज्य आपातकालीन केंद्र से मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने खुद आपदा प्रबंधन की तैयारियों की मॉनिटरिंग की। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आपदा जैसे हालातों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास समय समय पर किए गए हैं और आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार जागरूकता के साथ काम कर रही है। नहीं, देखिए, आपदा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस प्रकार की मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार और भारत सरकार और दोनों सरकारें हर प्रकार से, मुख्यमंत्री जी समम मौके पर तुरंत पहुंचना, किसी चीज़ की व्यवस्था है तो तत्काल उसकी व्यवस्था करना, भारत सरकार से बातचीत करना, ये सारी जागरूकता के साथ और एकदम जैसा हमें करना चाहिए उस रूप में कर रहे हैं। आपदा के जो 3 आयाम हैं उसमें से आपने 3rd आयाम की बात की है। पहला आयाम आज चल रहा है कि आपदा से पहले तैयारी, फिर आपदा के समय तैयारी, आपदा के बाद की व्यवस्था है। उसमें सभी जागरूक रहते हैं। समय उसमें लगता है क्योंकि जो पुनर्वास का काम है वो लंबा होता है तो उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन उसमें कहीं पैसे या इस प्रकार की कोई दिक्कत सवाल ही नहीं है। काशीपुर में हमारी खबर का असर हुआ है। बता दें कि बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी और गदरपुर पालिका पूर्व अध्यक्ष सुरेश काम्बोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों नेताओं ने कहा था कि अरविंद पांडे धामी सरकार के समांतर सरकार चला रहे और उन्हें जल्द पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अरविंद पांडे पर यूज एंड थ्रो की राजनीति करने का आरोप लगाया था। नेताओं के इन बयानों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संज्ञान लिया है और दोनों नेताओं के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि अगर अनुशासनहीनता हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अरविंद पांडे जी पार्टी के वरिष्ठतम विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। उनके खिलाफ कोई साजिश रचने का या षड्यंत्र करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर कुछ लोगों ने कोई बात कही है वो पार्टी के स्तर से होगी तो पार्टी उसकी जांच कराएगी। अगर उसमें वो दोषी पाए जाएंगे, अगर उन्होंने अनुशासनहीनता की होगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी में सब ठीक ठाक है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर जो बातें उठ रही हैं वो निराधार बातें हैं और तथ्यहीन बातें हैं वो। और जहां तक आपने कहा कि 1-2 आरोप जिन लोगों ने भी लगाए हैं, पार्टी उनको गहनता से देख रही है। 14 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन कर राज्य को बड़ी सौगात देंगे। साथ ही पीएम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में पूजा भी करेंगे। पीएम मोदी 15 से 20 मिनट तक मंदिर में रुकेंगे, जिसको लेकर मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही। 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली हाईवे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले वो गणेशपुर में एयरपोर्ट, वहाँ पे एक हेलीपैड बनाया गया है और वहाँ से गाड़ी के रास्ते देहरादून तक आएंगे। लेकिन देहरादून तक पहुँचने से पहले उससे पहले जो रास्ते में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो बीच में जो डाट काली पड़ता है, जो सिद्धपीठ माना जाता है, यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे।
बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसको लेकर अभी आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक फोर्स यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा लिया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पे जो एसपीजी है, यहाँ पे एसपीजी पहुँच जाएगी और जो यहाँ का जो आसपास का निरीक्षण किया जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ के पूरी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट तक दर्शन करने के बाद वो यहाँ से गाड़ी के रास्ते से ही जो देहरादून में जो उनकी जनसभा है महिंद्रा ग्राउंड में, वहाँ पे पहुँचेंगे और वहाँ पे जो आम जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि उससे पहले ही जो हमने अभी बताया है कि जिस तरह से उससे पहले जो यहाँ पे जो डाट काली है वहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी। हमारी जो बात हुई है पुजारी से, उनका साफ तौर पे कहना है कि कितने मिनट की जाएगी अभी जो सिक्योरिटी के लिहाज से अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर देहरादून प्रशासन ने भी रूट प्लान तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी सबीन बंसल ने पूरे रूट को 13 जोन में बांटा है और अधिकारियों को सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। 14 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एक्सप्रेसवे हाईवे का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। गणेशपुर में हेलीपैड बनाया गया है। वहां से उद्घाटन करने के बाद हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे जहां से गणेशपुर जो सहारनपुर में पड़ता है वहां पे हेलीपैड बनाया गया है। हेलीपैड से वहां से उद्घाटन करने के बाद जो एशिया का अगर बात करें, जो कॉरिडोर बनाया एलिवेटेड 12 किलोमीटर का, इसी रोड से वो बाई कार से यहाँ पहुँचेंगे देहरादून। लेकिन देहरादून पहुँचने से पहले यहाँ पे जो सहारनपुर और देहरादून के जो स्थित जो डाट काली का मंदिर है वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जिस तरह से ये 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया एलिवेटेड, ये इससे बनने के बाद में काफ़ी सहूलियत यहाँ पे जो दिल्ली से या फिर सहारनपुर से जो लोग आएंगे उन्हें सहूलियत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है लगभग 250 किलोमीटर है और लगभग 2-2.5 घंटे में यहाँ की दूरी पूरी कर दी जाएगी। हालांकि जिस तरह से 14 अप्रैल को कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम को लेकर लगातार जो जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस हो उसकी तैयारी लगातार चल रही है। और अगर बात करें पूरे जितना रूट इसमें तैयार किया गया है, 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड कॉरिडोर जो तैयार किया गया है, उसको लेकर भी जो एसपीजी है अलग अलग जो उसको चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद में उसके बाद निरीक्षण किया जा रहा है और क्योंकि जिस तरह किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए, और उसको तैयारी को लेकर लगातार प्रशासन तैयारी कर रहा है। और जिस तरह से हम जो उत्तराखंड के बॉर्डर पर खड़े हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो उत्तराखंड यहाँ से शुरू होता है। उत्तराखंड शुरू होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुरंग है यहाँ पे सुरंग को किस तरह से जो जानवर को, जो हमारे उत्तराखंड के जो जानवर हैं उनको किस तरह से सजाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। और लगातार जो यहाँ से लेकर आशा रोडी से लेकर और अगर बात करें हम महिंद्रा ग्राउंड तक लगभग 13-14 किलोमीटर का दूरी है और इस दूरी को लेकर लगातार जो प्रशासन है पूरी तैयारी पर जुटा हुआ है। सड़कों को चमकाया जा रहा है, जितने फुटपाथ हैं उनको चमकाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उस दिन 14 अप्रैल को कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम के साथ साथ जो देहरादून पुलिस है उन्होंने एक रूट प्लान भी तैयार किया गया है, क्योंकि जिससे कि जो आम जनता है, जो अन्य गाड़ियां हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एक रूट प्लान तैयार किया गया है। रूट प्लान की अगर हम बात करें, जो अगर देहरादून क्षेत्र से जो अगर सहारनपुर रूट की दिल्ली अगर कोई जाएगा उनके लिए अलग रूट प्लान तैयार किया है, क्योंकि जो देहरादून शहर से सहारनपुर रूट की दिल्ली जाएंगे उनके लिए शिमला बाईपास से तिरासा होते हुए नया गांव से धर्मावाला चौक से होते हुए भेट रोड होते हुए अपने जगह पे जाना होगा वहाँ पर जाएंगे। इसी तरह अगर हरिद्वार रोड की तरफ से कोई आएगा तो उनके लिए भी एक रूट प्लान तैयार किया गया है। हालांकि जिस तरह से 14 अप्रैल को कार्यक्रम होना है उसके लिए रूट प्लान तैयार किया गया। हालांकि जिस तरह से अभी तक जो देहरादून से अन्य राज्यों के लिए जो जाते हैं उनके लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। लेकिन जिस तरह से अभी हमने आपको बताया था कि आशा रोडी से जो गढ़ी कैंट में महिंद्रा ग्राउंड है वहाँ तक उनकी जनसभा है, उनको संबोधित करेंगे। और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं वो गाड़ी के रास्ते से जाएंगे, उसको लेकर भी एक प्लान तैयार किया गया है। लेकिन अभी जो प्रशासन ने अभी सामने प्लान नहीं लाए हैं, क्योंकि
उसके 2-3 रास्ते से निकलते हैं। अब उनसे तैयार किया जा रहा है कि वो किस रास्ते से गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। क्योंकि अगर बात करें, कल जो जिलाधिकारी है उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक करने के बाद उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की गई है। रूपरेखा तैयार करने के बाद में उसको सामने लाया जाएगा और उसको तैयारी की जाएगी। अब 14 अप्रैल को लगातार इसको लेकर तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तान के आतंकियों के संपर्क में था, जो कि सोशल मीडिया के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी देहरादून के महत्वपूर्ण सरकारी और सैन्य संस्थानों की लोकेशन और फोटो पाकिस्तान को भेज रहा था। साथ ही तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के विस्तार की योजना में भी शामिल था। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है, पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया। उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड, पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इससे जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारियां आई है, आपत्तिजनक, जिसमें कई इसमें फोटो वीडियोस जो है यहाँ के जो वाइटल इंस्टॉलेशन से उसको जो है वो एनिमी जो है टेरिटरीज को जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें एक गंभीर मामला है। इसमें जो टीटीएच ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक-ए-तालिबान, जो कि एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी आई है जो ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ ये लिंक हो गया और उसके दिए गए टास्क को वो धीरे धीरे ये एक टास्क को जो है अंजाम देने लगा था। तो इसी दौरान जो है कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के पहले जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है इसको अरेस्ट कर लिया है। उधम सिंह नगर की सितारगंज पुलिस ने आतंकवाद नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। कैसे हथियार आतंकवादियों तक पहुंचाए जा रहे थे, इस खेल में कौन कौन शामिल था, कौन है वो जो अपने ही देश के साथ धोखा कर रहे थे, और कैसे इन आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकवाद पर उत्तराखंड पुलिस का प्रहार, आतंकवाद नेटवर्क से जुड़े संपर्क का खुलासा, हथियारों की तस्करी का चल रहा था बड़ा खेल, जम्मू कश्मीर से जुड़े आरोपियों के तार। सीएम धामी के अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए उधम सिंह नगर पुलिस ने आतंकवाद नेटवर्क से जुड़े संपर्क का खुलासा कर दिया। इस गुरों के तार जम्मू से जुड़े हैं। एसओजी और सितारगंज पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां 2 संदिग्ध बिना नंबर प्लेट की कार से सिडकुल क्षेत्र के रास्ते से जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन आरोपियों ने कार मोड़कर भागने की कोशिश की। फिर क्या, पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाई और दोनों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से 5 अदद असला, 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस बरामद हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अपराध मुक्त समाज के निर्माण के दृष्टिगत जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कल ऑपरेशन प्रहार के दृष्टिगत हमारे कोतवाली सितारगंज थाने की टीम और एसओजी की टीम कल 8 अप्रैल को सिडकुल फेज 2 क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद बिना नंबर की स्विफ्ट कार जो है वहाँ से पास हो रही थी। उसके चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुकी नहीं, तो संदिग्धता प्रतीत होने पर उस कार को रुकवाया गया और उसमें से जो 2 व्यक्ति सवार थे, एक चालक और उसके एक साथी, उनको पकड़ा गया। तो उनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस बरामद हुआ है, जिसमें 5 इलीगल वेपन्स है, 5 तमंचे हैं और 222 जिंदा कारतूस और 129 खोखा कारतूस पाए गए, जो भारी मात्रा इनके पास से पाई गई है। तस्करों की पहचान सितारगंज के रहने वाले हरेंद्र सिंह उर्फ हन्नी और निखिल वर्मा उर्फ रानू के रूप में हुई। दोनों 27 साल के हैं। जांच के दौरान जब आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो चौंकाने वाला सच सामने आया। 27 साल के ये आरोपी महज हथियार तस्कर नहीं थे, बल्कि प्रतिबंधित आतंकवाद संगठन अल बद्र से इनके तार जुड़े थे। इन तस्करों ने जम्मू कश्मीर के शोपियां निवासी एक अंडरग्राउंड वर्कर रेहान मीर उर्फ
इरफान मीर को 2021 में हथियार पहुंचाए थे। बता दें, ये ओवरग्राउंड वर्कर प्रत्यक्ष रूप से हथियार नहीं उठाते, लेकिन आतंकवादी संगठनों को रसद, आश्रय, नकदी और खुफिया जानकारी मुहैया कराकर जमीनी स्तर पर मदद करते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो इन अवैध असलों को चोर गलिया के जंगलों में छुपाने के लिए ले जा रहे थे। वहीं रेहान और हनी पर दिल्ली विशेष प्रकोष्ठ में भी एक मामला दर्ज है, जिनमें दोनों वांछित हैं। फिलहाल इनके आतंकी संपर्क और अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। इसमें पूछताछ करने पर यह पाया गया है कि इनके द्वारा पूर्व में भी बहुत से लोगों को आर्म्स का सप्लाई किया गया है और इनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में ये पाया गया कि जम्मू का एक लड़का जिसका नाम इरफान मीर है उर्फ रेहान मीर, इसको भी इनके द्वारा पूर्व में 2021 में आर्म्स सप्लाई किया गया है। ये लड़का जो है वो ओवरग्राउंड वर्कर होने की संभावना है अल बद्र नामक एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके बारे में अधिक जानकारी जुटाई जा रही है तथा इसमें ये भी ज्ञात हुआ है कि दिल्ली स्पेशल सेल का एक मुकदमा दिल्ली में पंजीकृत है जिसमें इरफान मीर और हनी दोनों ही वांछित थे। तो इसके बारे में अधिक जानकारी भी की जाएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी यूज किया जाएगा। धामी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रही है और पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि अपने मिशन में शासन और पुलिस प्रशासन को सफलता मिल रही है। तभी तो एक एक कर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है और अब तो आतंकवाद पर भी उत्तराखंड पुलिस प्रहार कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए मनोज हलदार की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के एसएसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशन में पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड आयोजित हुई, जहां एसएसपी ने जवानों को फिटनेस और अनुशासन के लिए प्रेरित किया। परेड के दौरान दौड़, तेज चाल, मंच से सलामी ड्रिल, स्क्वाड ड्रिल और शस्त्र अभ्यास कराया गया। परेड के बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। रुड़की में ऑपरेशन प्रहार के तहत भगवानपुर पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई की है। सड़क पर मॉडिफाइड बुलेट से शोर मचाने और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। युवक बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के 3 सवारी बैठाकर बाइक चला रहे थे। पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत चालान कर बाइक को सीज कर दिया है। और रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिन्हा ने कहा कि उधम सिंह नगर में डेंगू के खतरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी घर घर जाकर क्षेत्र में जागरूकता फैला रही है। वहीं उन्होंने लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील की है। देखिए, वो तो हमारी प्रक्रिया चलते रहती है। डेंगू के लिए जो भी पेरिफेरल वर्कर्स हैं, नगर निगम हुआ, इन लोगों से बचाव के जितने भी कार्य हैं वो पेरीफेरी में किए जाते हैं, क्योंकि आशाएं हैं हमारी, जो आंगनबाड़ी जितने वर्कर हैं, ये सब जागरूकता वगैरह और घर घर वो जो है इसका संदेश और कैसे बचें ये देती रहती है, खुद भी चेक करती हैं, तो इससे बचाव बना रहता है। अगर कोई डेंगू वगैरह पॉजिटिव पाया तो आप लोगों को यहाँ पर क्या सब कुछ व्यवस्था है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हमारे पास डेंगू के लिए जो चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, और हमारे पास डेंगू वार्ड भी है। 60 बेड्स तो ऑलरेडी रेडी रहते हैं हमारे। रामनगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में 34 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और डीजल बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने चेतावनी दी है कि अगर कोई गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। की बात है जिसमें पुलिस को जो रामनगर कोतवाली इसको मुखबिरी सूचना प्राप्त होती है कि खताड़ी क्षेत्र के अंदर एक मकान है जिसके अंदर कुछ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उसकी कालाबाजारी, भंडारण वहाँ पर जो है अवैध रिफिलिंग की जा रही है। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो रामनगर कोतवाली की हमारी पुलिस है वो मौके पे पहुँचती है और वहाँ पे देखती है कि लगभग दो ये भाई हैं। एक का नाम अमन है, दूसरे का नाम शहजाद है। ये दोनों अवैध रिफिलिंग वो इनके पास लगभग 34 सिलेंडर अवैध जिसका इनके द्वारा भंडारण किया गया था और ये इनके जो बड़े और छोटे से सिलेंडर्स में रिफिलिंग कर रहे थे। तो मौके पे पुलिस में पहुंच के छापेमारी की गई और इनको रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ा। इसमें लगभग छोटे सिलेंडर 16 है और बड़े सिलेंडर 18 है।
रुद्रपुर में महापौर विकास शर्मा के नेतृत्व में अटरिया मंदिर और मेला परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां श्रमदान कर लोगों को जागरूक किया गया। नगर निगम टीम और स्थानीय संगठनों ने इसमें भाग लिया। महापौर ने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर 7 से 13 अप्रैल तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से भी सफाई में सहयोग की अपील की है। नगर निगम का 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक विशेष स्वच्छता अभियान चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग निरंतर स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज माँ अटरिया देवी के प्रांगण में हमारे पार्षदों ने, हमारी नगर आयुक्त ने, सहायक नगर आयुक्त, हम सब मिलके आज यहाँ पर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग जागरूक हों और इस शहर को साफ रखने में हमारा सहयोग करें। ये प्राचीन माँ अटरिया का मंदिर है, हमारा आस्था का केंद्र है और इस मंदिर में इस क्षेत्र के लाखों अनुयायी आते हैं और हमने आज यही अभियान यहाँ से लिया और अभी सब लोगों ने मिलकर यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया है। वाइपर से भी सफाई की है, पोछा भी लगा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड कृषि विभाग को मिले नए मानचित्रक, सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, बोले नकल विरोधी कानून का है परिणाम, भर्ती प्रक्रिया में आई पारदर्शिता। 7 जिलों में एक साथ हुई आपदा प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की जांच, सुरक्षित चारधाम यात्रा को लेकर हुई मॉक ड्रिल, आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने की मॉनिटरिंग। देहरादून में संदिग्ध आतंकी को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तान भेज रहा था सैन्य संस्थाओं की लोकेशन, सोशल मीडिया पर दे रहा था देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम।